मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के महत्वपूर्ण सिद्धांत, वातावरण समायोजन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। इससे पहले हम दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा, पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। और आज हम तीसरा सिद्धांत, वातावरण समायोजन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। वातावरण समायोजन भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मनुष्य जब पृथ्वी पर निवास करता है तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसे आखेट, पशुपालन, कृषि, व्यापार आदि। इस प्रकार समूह में रहकर वह सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। वो एक सामाजिक प्राणी है। अपनी वस्तुओं, औजार, आभूषण व अन्य कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए अधिवास का निर्माण करता है। आवागमन के लिए यातायात के साधनों का विकास करता है। इन सभी क्रियाओं में प्रकृति कभी उसे सहयोग प्रदान करती है तो कभी कभी बाधाएं भी उत्पन्न करती है। मनुष्य को इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्रकृति से समायोजन करना पड़ता है। यह समायोजन भी दो तरह से होता है। एक, प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढाल लेना, जिसे अनुकूलन अडैप्शन कहते हैं। और दूसरा, रूपांतरण मॉडिफिकेशन, अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसका रूप परिवर्तन कर देना या प्रकृति तथ्यों का परिमार्जन करना। इस कार्य के लिए एक विशिष्ट जीवन पद्धति अपनाई जाती है। अतः कुछ विद्वान इसे वातावरण समायोजन न कहकर विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत भी कहते हैं। समायोजन को समझने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं से परिचित होना आवश्यक है। अनुकूलन, जो समायोजन का ही एक अंग है, दो प्रकार का हो सकता है। पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य। इसी प्रकार आंतरिक अनुकूलन भी मनुष्य की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर करता है। आंतरिक अनुकूलन में कुछ परिवर्तन मनुष्य के नहीं चाहने पर भी स्वतः हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो गोरे रंग के व्यक्ति का निरंतर गर्म जलवायु या धूप के संपर्क में रहने पर आने वाली पीढ़ियों का रंग काला हो जाना एक सामान्य बात है। इस प्रकार रूपांतरण की प्रक्रिया भी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही वातावरणों में संभव है। रूपांतरण वास्तव में मानव के वैज्ञानिक विकास और प्रगति का परिचायक है। यद्यपि रूपांतरण या प्राकृतिक परिस्थितियां का परिमार्जन मनुष्य ने प्रकृति से सीखा है। जैसे उदाहरणों के द्वारा भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे तपते हुए मरुस्थल में किसी वृक्ष की छाया में मानव ने जब गर्मी से राहत महसूस की, तब उसे वृक्षों और वनस्पति की आर्द्रता से ताप मुक्ति का बोध हुआ। गीली घास से गुजरी हवा से उसे और अधिक संतोष प्राप्त हुआ, तो उसने पंखे की हवा को शीतल करने के लिए कूलर का निर्माण किया। वर्तमान युग में मशीनीकरण के कारण वातानुकूलित कमरों में फ्रिज, एसी का एहसास उसके वैज्ञानिक प्रगति का परिचायक है। इस प्रकार सर्दी से बचने के लिए अथवा के अलावा तापमान हीटर आदि का भी प्रयोग वातावरण का रूपांतरण ही है, मॉडिफिकेशन। यहाँ तक समझ लेना आवश्यक है कि अनुकूलन में जहाँ सर्दी से बचाव के लिए हम गर्म वस्त्र का प्रयोग करते हैं, वहीं रूपांतरण में हीटर के द्वारा कमरों को तापमान में ही वृद्धि करके शीतलता से बचा सकते हैं। अतः वैज्ञानिक उपकरण हीटर से ऊर्जा प्राप्त कर कमरे के तापक्रम में परिवर्तन करना रूपांतरण है। समायोजन को हम इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। वातावरण समायोजन, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक अनुकूलन
एडजस्टमेंट, किसी भी जीव को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेना। दूसरा है परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, किसी भी वातावरण में अपने अनुकूल परिवर्तन कर लेना। अनुकूलन में दो भाग हैं, एक तो आंतरिक अनुकूलन, एक बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन में भी एक ऐच्छिक है, वॉलंटरी, और एक है प्राकृतिक। परिवर्तित मॉडिफिकेशन में भी दो रूप हैं। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन, जैसे पहाड़ आदि पर सीढ़ीदार खेत बनाना, कृषि करना, मृदा की खाद डालकर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, जहाँ पर ऊसर जमीन है वहाँ सिंचाई का विकास करके कृषि करना। सांस्कृतिक वातावरण परिवर्तन करना, वहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन, वस्त्र में बदलाव लाना। तो हम चार्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि जब एक परिवार अपने प्रदेश को छोड़कर किसी भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहना प्रारंभ करता है तो उसे पर्यावरण समायोजन के लिए किस प्रकार अनुकूलन अथवा परिमार्जन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो उत्तर भारत का एक परिवार यदि इंग्लैंड में जाकर बस जाता है तो उसे सबसे पहले वहाँ की जो जलवायु है, जो ठंडी जलवायु है, वो प्रतीत होगी। सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्रों का प्रयोग करेगा, घर को गर्म करने के लिए हीटर का प्रयोग करेगा, और शरीर को गर्म रखने के लिए वहाँ मदिरापान भी करना पड़ेगा। ये सभी तत्व तो प्राकृतिक अनुकूलन से संबंधित है। इसी तरह से सांस्कृतिक या सामाजिक भी तथ्यों को भी अपने निकटवर्ती जो पड़ोसी हैं उनसे वार्तालाप के लिए भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग, पहनाव में कुर्ता, धोती, साड़ी के स्थान पर पैंट शर्ट पहनने पड़ेंगे, स्कर्ट आदि का भी अपनाना पड़ेगा। सार्वजनिक समारोह, भोज आदि में पाश्चात्य तरीकों को सम्मिलित करना पड़ेगा, जबकि भारतीय परिवेश में रहते समय उसका काम अपनी मातृभाषा हिंदी में कर सकता है। इसी प्रकार धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज, वेशभूषा उनकी सामाजिक संस्कृति के अनुकूल थी। इंग्लैंड में काफ़ी समय गुजरने के पश्चात उसके सांस्कृतिक परिवेश में भी परिवर्तन आ जाएगा। धीरे धीरे वह परिवार वहाँ के साहित्य, धर्म, दर्शन, कला से प्रभावित होकर अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने लगेगा। पाश्चात्य शैली में संगीत, नृत्य आदि सीखने लगेगा। इस प्रकार रहन सहन, खान पान उसी पर्यावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास करेगा। उसकी त्वचा का रंग भी जलवायु ठंडी होने के कारण धीरे धीरे गोरा होने लगेगा, और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें वो बदलाव देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार परिवर्तन का वातावरण समायोजन के संदर्भ में विश्लेषण कर सकते हैं। परिवार का गर्म वस्त्रों का उपयोग करना, भोजन में ऐसे पदार्थों को सम्मिलित करना जिसमें शरीर में ऊर्जा बनी रहे। बाह्य आंतरिक अनुकूलन के उदाहरण है जलवायु के कारण त्वचा का रंग वहाँ के हार्मोनल चेंजिंग से बदल जाएंगे। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, अभिवादन भी बदल जाएगा। इस प्रकार रूपांतरण होगा। इसी तरह से सांस्कृतिक रूपांतरण भी होगा। वहाँ की शैली का संगीत, नृत्य, साहित्य आदि में भी बदलाव किया होगा, और व्यक्ति समायोजन कर लेगा और वो मानव समूह के रूप में अध्ययन करते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सामूहिक स्तर पर एक मानव समूह पर्यावरण के किस प्रकार समायोजन कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो जाति खाल और चमड़े के वस्त्र पहनती है, कच्चे मांस का सेवन करती है, रेंडियर का दूध और मांस खाती है, सील मछली की चर्बी का प्रयोग, और बर्फ़ के जो इग्लू से निर्मित घर हैं उनको गर्म करने के लिए काम रेंडियर और कुत्ते जो हैं स्लेज गाड़ी को खींचने के काम आते हैं आदि। ये लोग खेती नहीं करते क्योंकि फसलों के पकने के लिए वहाँ का वातावरण गर्म नहीं है। अपना जीवन निर्वाह आखेट पर आधारित पदार्थ से ही करते हैं। यह अनुकूलन का एक उत्तम उदाहरण है। घर को गर्म रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाकर वातावरण का रूपांतरण कर सकते हैं। सूखे प्रदेशों में कृषि की शुष्क खेती,
ड्रे फार्मिंग टेक्निक अपनाई जाती है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण और खेती के लिए रसायनों का उपयोग, सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि में अनुकूलता ला सकते हैं, ग्रीन हाउस पद्धति से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये सारे के साथ वातावरण का रूपांतरण के उदाहरण है। कृषि अनुपयुक्त क्षेत्रों में मानव ने खनिज विद्वान व शक्ति के साधनों की खोज के द्वारा औद्योगिक बस्तियों का निर्माण कर मरुस्थलों में भी मानव अधिवास को संभव बनाया है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगें निकाल कर यातायात के साधन को सुगम किया है। जनसंख्या निर्जन क्षेत्रों में भी बढ़ने लगी है, जहाँ पर पेट्रोल डीजल निकलते हैं, खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो वहाँ का जो रूपांतरण से जनसंख्या आकर्षित होती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विषमताओं के आधार पर भौगोलिक परिस्थितियों में भी मानव विषमताओं व विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी मानव निवास की संभावनाएं खोज कर मनुष्य ने परिमार्जन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पर्यावरण अनुकूलन और परिमार्जन में मनुष्य की छांट ह्यूमन चॉइस का विशेष हाथ रहता है। प्राकृतिक वातावरण में छांट के साथ यह तथ्य सांस्कृतिक वातावरण भी समान रूप से लागू होता है। गर्मी में सूती कपड़ा पहनना प्राकृतिक अनुकूलन है, किंतु प्ले कपड़ों का प्रयोग कुर्ता पायजामा, लुंगी आदि किस्म रूप में होगा। ये सांस्कृतिक छांट पर निर्भर करता है कि मनुष्य उस सूती कपड़े का उपयोग अपने लिए किस तरह करे, तो वो रूपांतरण करके अपनी चॉइस से छांट के अनुसार पहन सकता है। जिस प्रकार जाति, धर्म, रीति रिवाजों का गहरा असर पड़ता है, किसी प्रदेश के सांस्कृतिक भूदृश्य कल्चरल लैंडस्केप निर्माण में भी मानव शक्ति का परिणाम है। इस तरह से हम वातावरण समायोजन को किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं।